Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So students, again, very important topic, very important lecture related to the FSC chapter 1 bioenergetics. तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि टोटल एंड द नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है आफ्टर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जी जो एंटी टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और स्पेशली टीचर्स के लिए भी ये बच्चों को बताना, उनको समझाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात क्लियर हो सके कि कितनी प्रोडक्शन होती है, टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं सो आफ्टर कंप्लीट ब्रेकडाउन, और नेट गेन कैसे निकालते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने टिल एंड मेरे साथ अटैच रहना है ताकि आप लोगों का हर कॉन्सेप्ट, हर पॉइंट क्लियर हो सके। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ, यानी एफएससी से आपका ताल्लुक है, बीएस से ताल्लुक है, आप एमडी कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने अपना डाटा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर देना है जो आपको स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ, +923466139239। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पर भी मुझे जाकर लाइक और फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मैं चलता हूँ आपको इस डिस्कशन की तरफ लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी है, यानी कि एटीपी की प्रोडक्शन कहाँ-कहाँ होती है। तो आप लोगों को ना इस प्रोसेस का नाम, जैसे हम लोगों को मालूम है कि फॉस्फोराइलेशन, उसके अकॉर्डिंग 3 तरह की मैं आपको फॉस्फोराइलेशन बताऊँगा। जो अभी हमने सारा डिस्कस करना है वो है रेस्पिरेशन के दौरान। लेकिन जो एक होती है, जो सबसे पहली बात जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये जितना भी लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी बनता है, उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन अभी हम जारी बात है कि रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के अंदर 2 मेजर टाइप्स को आपने सबसे पहले शुरू पर ही माइंड में रख लेना है। एक है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये कब-कब होती है? एक तो होती है ये ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस चलता है, उसके सॉल्युबल पार्ट में, साइटोसोल में, और दूसरा ये प्रोसेस क्रेब्स साइकिल में भी चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बेसिकली ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि जब तक एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस नहीं हो जाती, जो कि कब बनेगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रोसेस चलेगा, उससे पहले तक जितनी दफा भी एटीपी प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हम उसको नाम देंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में एक तो होता है ये सबस्ट्रेट लेवल, यानी कि जितना एटीपी ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा सबस्ट्रेट लेवल। लेकिन जो क्रेब्स साइकिल के अंदर बनता है उसमें भी आप लोगों को मालूम है कि अभी तक कोई हमारे पास जो है वो, अगर इन केस बात की जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस नहीं चल रहा होता, तो इसलिए उस दौरान भी जो एटीपी बनेगा वो भी कहलाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे ज्यादा जो एटीपी प्रोड्यूस होता है, वो तीसरी टाइप में आपको यहां मेंशन कर रहा हूं, वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का ताल्लुक किसके साथ है? नंबर 1, एनएडीएच के साथ, और इसके साथ साथ जो एफएडीएच2 बनता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर जो प्रोसेस चलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम ये नाम दे रहे हैं। तो वो एनएडीएच के साथ रिलेटेड है और एफएडीएच2 के साथ रिलेटेड है। इसलिए जहां पर भी एनएडीएच की प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल में बन रहा है, तो आप लोगों को उसको रिलेट करना है, यानी कि उसने जब एटीपी की प्रोडक्शन करनी है तो उसको रिलेट करना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। और एफएडीएच2 की प्रोडक्शन सिर्फ क्रेब्स साइकिल में ही होती है, और वो भी जो आगे एटीपी प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसका मैकेनिज्म आप लोगों को बताया जाता है, दैट इज केमी ऑस्मोसिस। तो वो भी आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं जरा फर्दर एक और पॉइंट की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन एक जो माइंड में रखनी है कि जब टोटल प्रोडक्शन निकालनी है एटीपी की और जो नेट गेन निकालना है, उसके साथ किन किन चीजों को आपने माइंड में रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है, the number of ATP generated per reduced NADH or FADH2 is not always a whole number। यानी कि मोस्टली बुक्स के अंदर आप लोगों को ना NADH की जो प्रोडक्शन है एटीपी के हवाले से वो 3 एटीपी के इक्वल बताई जाती है, FADH2 की 2 एटीपी के इक्वल बताई जाती है जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लें कि ये पहली बात तो होल नंबर नहीं होता। फॉर एवरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ NADH, तो आप लोग जेन में रख लें बिटवीन 2 एंड 3 एटीपी आर जनरेटेड। यानी एग्जैक्ट एक्चुअली होल नंबर तो हम 3 ले लेते हैं, लेकिन वो 3 नहीं होता।
वो 2 और 3 के दरमियान में होगा। सिमिलरली फॉर ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय FeDH2, तो उसकी जो एटीपी की प्रोडक्शन हम देंगे वो लेंगे बिटवीन 1 एंड 2, यानी एग्जैक्टली वो भी 2 नहीं होता और NaDH वाला भी एग्जैक्ट 3 नहीं होता। तो NaDH वाला 2 पॉइंट समथिंग है और जो FeDH2 वाला है वो 1 पॉइंट समथिंग है, यानी कि हम उसको राउंड फिगर में 2 ले लेंगे और NaDH का राउंड फिगर में 3 ले लेंगे। तो इसलिए आप लोगों को जो आगे मैं प्रोडक्शन बताऊंगा वो NaDH की 3 के इक्वल बता दूंगा और जो FeDH2 की है वो 2 ATP के इक्वल बताऊंगा। अब एक और बात जो आप लोगों को असल में मेन कंफ्यूजन होती है, जो बुक्स के अंदर कहीं पर 38 लिखा होता है टोटल प्रोडक्शन, कहीं पर हो सकता है 40 लिखा हो, कहीं पर नेट गेन 36 लिखा होगा, कहीं पर 38। वो असल में चक्कर क्या है, वो डिफरेंस है बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी आगे मैं भी फर्दर भी ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शुरू पर सुन लें कि यूकैरियोटिक सेल्स में अनलाइक प्रोकैरियोट्स NADH जनरेट जो होते हैं इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है और NADH जो है वो जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुआ वो तो साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुआ। अब इसका मतलब उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी की प्रोडक्शन करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, वो एनर्जी यूज करेगा। तो आगे जैसे लिखा हुआ है, सो बिफोर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने से पहले इट कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट दिस रिक्वायर्स एनर्जी। तो वो जो एनर्जी रिक्वायर है NADH को, जो कि ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है हम उसको बीच में से माइनस करेंगे एंड पे। चाहे अब शुरू पर ही आप लोग उसको माइनस करके NADH की जो प्रोडक्शन एटीपी के हवाले से ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस में बात कर रहा हूं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं, चाहे एंड पे जाके माइनस कर दें, यानी आपको वो 2 एटीपी, क्योंकि 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं इन ग्लाइकोलाइसिस और उनको माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए 2 एटीपी चाहिए, तो दैट्स व्हाई चाहे उनको शुरू पर ही माइनस करके NADH की प्रोडक्शन रिलेटेड टू एटीपी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें ग्लाइकोलाइसिस वाला, चाहे एंड में जाके माइनस कर दें, अब वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये किस केस में होगा या किस सेल के लिए होगा, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के लिए होगा। इसलिए आखिरी लाइन पर जैसे लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट बिटवीन 1 एंड 2 एटीपी आर जनरेटेड फ्रॉम दीज NADH, यानी कि अगर आप राउंड फिगर में लेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन वैसे एग्जैक्ट क्या है, 1 एंड 2 के दरमियान में है। तो इसलिए मैं अब आप लोगों को जो अभी टेबल दिखाऊंगा उसमें मैं शुरू पर ही ये माइनस करके जो ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। तो हम चलते हैं जरा इस टेबल की तरफ। इस टेबल का ताल्लुक भी यूकैरियोट्स के साथ है, बल्कि टेबल से पहले मैं दोबारा से जरा आपको पहले टोटल प्रोडक्शन बता देता हूं, फिर मैं टेबल की तरफ आता हूं। तो टोटल प्रोडक्शन इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल, स्पेशली माइंड में रख लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आपने पढ़ा होता है टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव जो उसका प्रोसेस यानी कि जो उसका सेकंड फेज होता है जिसको हम उसका ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं, तो उस दौरान 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और जो मैंने पीछे बता दिया कि ये चारों की प्रोडक्शन कहलाएगी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और 2 NADH, अभी मैंने सारी बात आपके साथ डिस्कस कर ली है डिटेल के साथ कि 2 NADH यील्ड कितनी करेंगे, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 एटीपी के इक्वल कहा है। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के दौरान जो NADH ने प्रोडक्शन करनी है एटीपी की वो 4 करेगा, यानी कि 2 NADH 4 एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह इन यूकैरियोटिक सेल ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो टोटल एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन प्लस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो तादाद कितनी बनी, 8 एटीपी। इसको शुरू पे माइंड में रख ले। नंबर 2, जो ट्रांजिशन रिएक्शन होता है, ट्रांजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है जी, इन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये अब आप लोगों ने आपकी बुक में भी जैसे आपने पढ़ा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन के एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको 4 स्टेप बताए जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूं ये पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन को मैंने ट्रांजिशन रिएक्शन के तौर पर लेना है माइंड में। तो इस दौरान एटीपी तो डायरेक्टली कोई प्रोड्यूस नहीं होता बट 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एक जो पायरुविक एसिड है वो एक NADH और दूसरा पायरुविक एसिड दूसरा NADH। तो इस तरह टोटल NADH कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे इस प्रोसेस में, वो 2 हो जाएंगे। और क्योंकि हर NADH, अब क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की बात हो रही है, तो हर NADH 3 एटीपी के इक्वल एनर्जी आपको देगा। तो दैट्स व्हाई हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्शन एटीपी की इस प्रोसेस के दौरान कितनी देखेंगे,
6 एटीपी, और हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास प्रोसेस है वो है क्रेब्स साइकिल। वो भी सारी बात है कि सारे का सारा कहां चलता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका दूसरा नाम आपने पढ़ा हुआ है, ये प्रीवियस वीडियो में सारी की सारी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ बातें, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी डायरेक्ट बने, यानी कि जो जीडीपी की प्रोडक्शन होती है, जीडीपी जो है वो उसमें उसका चेंज होता है इनटू जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उसके रिजल्ट में जो एटीपी की प्रोडक्शन होती है फ्री एनर्जी चेंज के रिजल्ट में, तो उसको भी हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में रखेंगे, और ये 2 एटीपी तो डायरेक्ट बन गए, क्योंकि 2 साइकिल हैं तो 2 एटीपी। अब इसी तरह से एक साइकिल के अंदर 3 एनएडीएच बनते हैं, तो 2 साइकिल्स के एनएडीएच की तादाद टोटल हो जाएगी 6। हर किसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, 18 एटीपी। So assuming 3 ATP per NADH by oxidative phosphorylation। अब इसी तरह से एक साइकिल के अंदर एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल हमारे पास क्योंकि 2 साइकिल्स हैं तो 2 FADH2 हो गए, और दोनों FADH2 अगेन एक एक FADH2, क्योंकि 2 ATP प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई, 4 ATPs assuming 2 ATP per FADH2 by oxidative phosphorylation। अब ये सारा टोटल जब हम लोग कर लेंगे, यानी कि ग्लाइकोलिसिस वाला, ट्रांजिशन रिएक्शन पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन वाला, और सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल वाला, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन इन सब की मिलाकर कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 24। यानी कि ये मैंने अब आप लोगों को क्रेब्स साइकिल का बल्कि बताया, क्रेब्स साइकिल के अंदर 24 प्लस 6 30 एंड प्लस 8 38। अब यही मैं आपको टेबल में दोबारा से दिखा देता हूं। टोटल प्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक सेल ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 4 एटीपी की प्रोडक्शन हुई डायरेक्ट, उसके बाद फिर 2 एनएडीएच प्रोड्यूस हुए जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 एटीपी बन गए, और ये टोटल तादाद कितनी हो गई, 8 एटीपी। पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन के दौरान 6 एटीपी, क्रेब्स साइकिल के दौरान 18 प्लस 4 प्लस 2, और ये सारा मिलाकर हमारे पास टोटल मैंने जैसे आपको बता दिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर टोटल कितना हुआ, 38। अब आखिर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नेट गेन ऑफ एटीपी, क्योंकि जो एंटी टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली ये नेट गेन के हवाले से बात पूछी जाती है, तो टोटल प्रोडक्शन भी माइंड में रखनी है और नेट गेन भी, इसलिए स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ना है। जब इस तरह का कोई भी एमसीक्यू आपको दिया जाएगा कि क्या टोटल प्रोडक्शन पूछी गई है, क्या नेट गेन पूछा गया है, क्या यूकैरियोट पूछा गया है, क्या प्रोकैरियोट पूछा गया है, तो सबसे पहले यूकैरियोट्स के अंदर मैंने जैसे आपको टोटल प्रोडक्शन बताई 38। अब इसमें से -2 मैं कर रहा हूं कौन से वाला, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। यू नो कि प्रेपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो उसका फर्स्ट फेज होता है वो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज होता है, तो इसमें 2 एटीपी यूज होते हैं। अब उन दोनों को इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास नेट गेन क्या आ गया, 36 आ गया। सो इसी तरह से प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में मैंने जैसे आपको पीछे बता दिया कि जो ग्लाइकोलिसिस में एनएडीएच बनेगा हम उसको 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसको किसी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाना, तो दैट्स वाई वहां पर जो टोटल तादाद थी 40 थी, तो नेट कितना आया जी, सिर्फ -2 ग्लाइकोलिसिस वाला करके 38। तो ये दोनों फिगर्स याद रख लें, नेट गेन ऑफ एटीपी इन यूकैरियोट्स 36 एंड नेट गेन ऑफ एटीपी इन प्रोकैरियोट्स इज 38 एटीपी। सो ये सारी तादाद मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दी। मुझे उम्मीद है जी आप लोगों की सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। मजीद आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो आप लोग फिर इन कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। और इसके अलावा अगेन व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लें, +923466139239, और फेसबुक पर भी आप मुझे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अल्लाह हाफिज।